द्रव मतलब क्या, तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं अपन, द्रव, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर द्रव की बात हो रही है, मतलब कोई भी तरल, जैसे कि पानी होता है ऐसा वाला। तो उसकी स्थैतिकी की अवस्था, मतलब कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर तरल का अध्ययन करते हैं। कैसा तरल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है द्रव स्थैतिकी। ऐसे ही है द्रव गतिकी, अगर हम उसकी कौन सी अवस्था का अध्ययन करेंगे, गतिमान तरल अवस्था का अध्ययन करेंगे, तो वो द्रव गतिकी कहलाएगी। फिर है प्रणोद, क्या होता है, तो किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल, मतलब अगर कोई तरल है, द्रव है, वो किसी पृष्ठ पर बल को आरोपित कर रहा है तो इसको कहेंगे प्रणोद। अब तरल दाब क्या होता है, दाब मतलब होता है प्रेशर, और तरल मतलब पानी के द्वारा डालना जाने वाला प्रेशर। तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल, अभिलंबवत मतलब जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पर हम यहाँ से कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये लंबवत हो गया। तो यहाँ यही है कि अगर हम उस पर अभिलंबवत कोई दाब डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा तरल दाब। और फोर्स कैसा, जो तरल लगा रहा है। अब दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब होता है न्यूटन पर एरिया। एरिया यहाँ क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ है बल कितना लग रहा है प्रति क्षेत्रफल पर, तो न्यूटन, बल का हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, किस दिशा में ये लग रहा है। फिर उसके बाद है दाब और प्रतिबल में अंतर क्या होता है। अब देखा जाए तो दाब भी एक टाइप से प्रेशर है, प्रतिबल भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दाब क्या होता है, तो यह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है जिसका मान पूरे पृष्ठ पर एक समान होता है। प्रतिबल क्या है, तो यह भी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है जिसका मान भिन्न भिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान पूरे पृष्ठ पर एक समान है, इसका मान अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग है। तो एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा होता है दाब द्वारा किसी पदार्थ के आयतन पर परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में नहीं, मतलब उसका जो शेप होगा वो अलग हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा। प्रतिबल में क्या होता है, तो प्रतिबल द्वारा पदार्थ के आयतन के साथ साथ उसकी आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। इसमें आवृत्ति तो बदलेगी और आयतन ही बदलेगा। दाब में तीसरा क्या है कि दाब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। अभी दाब का देखा था, लंबवत लगता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के लगेगा। लेकिन प्रतिबल, प्रतिबल पृष्ठ के अभिलंबवत हो यह आवश्यक नहीं है, मतलब ये कितने भी कैसा भी एंगल बना के लग सकता है। जैसे यहाँ कोई पृष्ठ है तो हम सीधा, अगर सीधा उस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो ये वाला दाब हो जाएगा। लेकिन प्रतिबल होता है कि कहीं से भी प्रेशर लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लंबवत लगे। फिर है दाब धनात्मक व ऋणात्मक भी होती है, और प्रतिबल, प्रतिबल सदैव धनात्मक होती है। तो ये इसके चार अंतर हो गए। फिर है आपेक्षिक घनत्व, क्या होता है, तो किसी पदार्थ के घनत्व और ये है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का घनत्व और अगर हम उसी पदार्थ को 4 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो दोनों का अनुपात क्या होगा, उसी को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो ये हो गया पदार्थ का घनत्व, ये हो गया उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर घनत्व। अब देखते हैं किसी गहराई पर द्रव का दाब क्या होगा। गहराई मतलब पानी में हम जब गहराई में जाते हैं तो कितना दाब होता है।
तो माना किसी पात्र में d घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है। अब द्रव के अंदर माना h ऊंचाई का एक हमने बेलन ले लिया है। तब बेलन के आधार पर प्रणोद हो जाएगा द्रव का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ये लाइन नहीं है, यहाँ पर सीधा यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, ये ऐसा है द्रव का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। अब द्रव्यमान का इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जो घनत्व है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम द्रव्यमान निकाल लें, मतलब m की वैल्यू निकाल लें, द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व गुणित आयतन। d जो है उसको घनत्व लिखते हैं, m को हम यहाँ, ये m जो है द्रव्यमान है, v जो है आयतन है। तो द्रव्यमान निकालो तो कितना हो जाएगा, v उस साइड जाएगा तो d इंटू v। मतलब ये जो लिखा है द्रव का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा द्रव का आयतन गुणित उसका घनत्व, और ये गुणा में गुरुत्वीय त्वरण तो है ही। तो इसको अब कैसे लिखेंगे? अब आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन जो है ऊंचाई हो जाएगी गुणित उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दे के रखा है a है, मान लेते हैं क्षेत्रफल यही होता है, और ऊंचाई यहाँ पर दे के रखी है h, बेलन की ऊंचाई ये है, तो a इंटू h। अब घनत्व क्या है? तो घनत्व d है, ये दे के रखा है d, और गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g, तो AH/dg इतना आ गया। ये है आयतन का फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई देके रखी है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल a ले लिया। द्रव का दाब, अब दाब क्या हो जाएगा? तो दाब हो जाएगा प्रणोद बटे क्षेत्रफल, और प्रणोद अब भी हमने निकाल लिया है, ये है AH/dg, तो ये लिख दिया AH/dg बटे क्षेत्रफल है a। तो वहां पर भी a है, यहाँ पर भी a है, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? दाब बराबर HDG, और दाब को हम लिखते हैं P से, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेशर। तो जब प्रेशर बोलेंगे तो हम इसको किससे स्टार्ट करते हैं? P से, तो इसको लिखेंगे दाब को P से। तो P बराबर HDG। ये इसका हो गया डायग्राम। ये हमने एक बेलन लिया था, ये है इसका एरिया A, ये बेलन पानी में डूबा हुआ है। अतः द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब द्रव के द्रव्यमान या आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। देखो, ना तो इसमें m आया है, द्रव्यमान नहीं आया, ना आधार का क्षेत्रफल a आया, कुछ नहीं आया, तो ये इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। फिर है पास्कल का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने तरल दाब का विस्तृत अध्ययन किया, और सन 1653 में उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कहते हैं पास्कल का नियम। नियम क्या है? तो बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित हो जाता है। तो द्रव कैसा है? किसी एक बंद द्रव है, ठीक है, अगर उसमें हम कोई भी दाब लगाते हैं तो वो क्या करता है? सभी दिशाओं में मतलब बट जाता है। अब ये इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। तो माना किसी पात्र में, ये हमने पात्र ले लिया, द्रव भरा हुआ है, उसके अंदर O1 और O2 कोई दो बिंदु हैं। यहाँ हमने नीचे ले लिया, ये O1 बिंदु है, और ये यहाँ पर एक O2 पॉइंट है, दो पॉइंट ले लिए हैं। और O1 O2 अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बेलन है, ये है, ये बेलन है। कल्पना करते हैं इस बेलन के दोनों फलक वृत्तीय होंगे, जिसके केंद्र O1 और O2 हैं। ये जो है साइड में ये वृत्तीय हैं, और इनका केंद्र यहाँ एक का O1 है, एक का O2 है। यदि O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाले बल को, यहाँ जो O1 पे कार्य कर रहा है, हम मान लेते वो F1 बल कार्य कर रहा है, तो बल F1 है, और फलक का इसका क्षेत्रफल जो है A है, ठीक है। A माने तो O1 के केंद्र वाले फलक पर दाब कितना होगा? तो दाब हमें पता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल।
बल बटे क्षेत्रफल। तो बल अभी निकाला, बल है इसका F1, क्षेत्रफल है A, तो F1 बटे A। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी P1A। अब ऐसा ही यहाँ पर O2 पॉइंट जो है उस पर निकाल लेते हैं कि उस पर F2 फोर्स लग रहा है और क्षेत्रफल इसका भी ये है क्योंकि सेम बेलन है, तो सेम उसका एरिया रहेगा। तो O2 केंद्र वाले फलक पर दाब कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा P2 बराबर F2 बटे A। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी P2A। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन की तुलना कर देते हैं कि मतलब जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है एक फलक पर, वही फोर्स दूसरी फलक पर भी लग रहा है, और इसकी वैल्यू है P1A, दूसरे की वैल्यू है P2A। अब A से A कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो एक फलक पर दाब लग रहा है वही दाब दूसरी फलक पर भी लग रहा है। तो पास्कल ने यही बताया था। फिर है तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी पानी पर कितना प्रभाव डालती है, कैसा प्रभाव डालती है। तो माना कि एक पात्र में D घनत्व वाला एक द्रव भरा हुआ है, इसका घनत्व जो है D है। द्रव के अंदर H ऊंचाई वाला एक बेलन है, उसको हमने कैसा रखा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा, ऐसा सीधा रख दिया है, ऊर्ध्वाधर की परिकल्पना करते हैं। अब माना बेलन की ऊपरी फलक मतलब ये वाली F1, ऊपरी फलक पर एक बिंदु P है, ये वाला हमने P मान लिया, तथा नीचे वाली फलक है Q, ये वाली ऊपर हो गई P, नीचे वाली हो गई Q, तथा इस बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। तब द्रव के अंदर कल्पित बेलन का भार, अब ये जो द्रव के अंदर ये बेलन है इसका टोटल वेट कितना होगा, भार कितना होगा, तो भार हो जाएगा द्रव कितना होगा वो गुणित गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले तो द्रव कितना होगा, तो उसका आयतन मतलब उसका द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कितना है, अभी हमने शुरुआत में फॉर्मूला देखा था D इंटू V, मतलब आयतन घनत्व गुणित आयतन। तो यहाँ ये ले लिया हमने, घनत्व गुणित आयतन गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ये जो लिखा है ये द्रव्यमान है, ये वाला। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये घनत्व है ही, और उसके गुणित में आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अब लंबाई चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं, A, ऊंचाई को लिखा H, घनत्व लिखा D, और गुरुत्वीय त्वरण को लिखा G। अब ऊपरी फलक पर बिंदु P पर लगने वाला बल, बल कितना होता है, तो वही दाब गुणित क्षेत्रफल, तो P1 इंटू A। तो यहाँ से ये आ गया F1। अब नीचे वाली फलक पर क्या हो रहा होगा, Q पर, तो Q पर F2 फोर्स लग रहा है, F2 बल लग रहा है, तो बल हो जाएगा P2 इंटू A। अब संतुलन की स्थिति कब होगी, तो संतुलन की स्थिति में बेलन पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाएगा। संतुलन मतलब जो बेलन बिल्कुल सीधा रहेगा कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा, मतलब जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, तो ये संतुलित रहेगा। तो ऐसी स्थिति में टोटल जितना भी हमने बल निकाला है सबको जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ऊपर लग रहा है हमारे पास F1 फोर्स, अब जो नीचे वाला फोर्स है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो -F2, और ये वाला जो हमने निकाला था ये हम प्लस में लिखेंगे। ये द्रव के अंदर कल्पित बेलन का भार, तो ये आ गया P1A प्लस AHDG, और इसमें से माइनस कर दिया P2A, और बराबर हमें रख दिया 0, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, सब A कैंसिल हो गए। फिर P1 प्लस HDG माइनस P2 बराबर 0। अब इसको साइड ले जाओ,
तो कितना हो गया P2 माइनस P1 हो गया, ये बराबर में HDG आ गया। अब इससे स्पष्ट क्या होता है, तो इससे स्पष्ट है कि द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच दाबांतर होता है, मतलब दाब में अंतर होता है। अब देखो यहाँ पर P1 लग रहा था, यहाँ P2 लग रहा है, तो हम ये निकल के आई कंडीशन कि अगर हम दोनों की प्रेशर में डिफरेंस देखते हैं तो दोनों के प्रेशर में डिफरेंस कितना होता है, HDG। ये आ गया, दो बिंदु के बीच में दाब अंतर होता है। फिर वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडल तुम्हें पता है कि जो भी आसपास में वातावरण है, जो आवरण है चारों तरफ फैला हुआ है, उसको हम वायुमंडल कह रहे हैं। लेकिन उसमें दाब, पृथ्वी में दाब भी लगता है इसी वायुमंडल के कारण, वो कितना होगा, तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऋतु विज्ञान दाब का मात्रक बार है, मतलब अगर हमें दाब नापना है कि दाब कितना होता है तो उसको हम प्रेशर को बार से नापते हैं। ये उसका, जैसे कि हम लिखते हैं ना बल के लिए न्यूटन, ऐसे दाब के लिए बार लिखते हैं। अब सरल बैरोमीटर क्या होता है, अब ये औषध विज्ञान में दाब का मात्रक तोर होता है। अब सरल बैरोमीटर है क्या, तो सरल बैरोमीटर वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। मतलब नापेंगे कैसे कि आखिर जिस हम वातावरण में रह रहे हैं उस पर कितना वायुमंडलीय दाब है, तो उसके लिए सरल बैरोमीटर का यूज करेंगे। सरल बैरोमीटर की संरचना होती कैसी, वो दिखता कैसा है, तो इसमें 1 मीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास की कांच की मोटी नली होती है, जिसका एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद होता है। इस नली में शुद्ध और शुष्क पारा जो कि थर्मामीटर में रहता है, मरकरी कहलाता है, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। थर्मामीटर में व्हाइट कलर का चमकदार चांदी जैसा पदार्थ रहता है, उसको हम पारा कहते हैं। तो पारा भरते हैं कि उसमें वायु का एक भी बुलबुला ना रहे। तत्पश्चात नली के खुले सिरे को अंगूठे से दबाकर उस पारे से भरे पात्र में उल्टाकर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं। ऐसा करने से नली में पारे का तल नीचे गिरने लगता है, अतः अंत में निश्चित ऊंचाई पर आकर रुक जाता है। और जिस ऊंचाई पर आकर रुकेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इतना उसमें वायुमंडलीय दाब है। आजकल ऐसी वाली यूज करने लगे हैं, बैरोमीटर। एक ऐसा वाला रहता है घड़ी वाला, घड़ी से इससे भी पता लगा सकते हैं हम कि कितना है आसपास का दाब। और जो पहले सरल बैरोमीटर जो भी हम पढ़ रहे थे वो ऐसा रहता है, ये रहती है वो कांच की नली, यहाँ हमारा वो पारा भरा रहता है। तो पारा किस लेवल तक जा रहा है तो इधर से ही पता चल जाता है। फिर है मैनोमीटर क्या है, तो मैनोमीटर उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी पात्र में भरी हुई गैस के दाब का मापन किया जा सके। अगर किसी पात्र में कोई गैस भरी है, हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी गैस ले रहे हैं, तो उस पर कितना दाब है उसको कैसे नापेंगे, मैनोमीटर से। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक या द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत क्या है, द्रव से चलने वाली लिफ्ट कैसी होती है। चित्र में एक्स और वाई दो बेलनाकार बर्तन है, ये ले ली हमने दो बेलनाकार बर्तन, जो एक क्षैतिज नली
टी से आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों बर्तनों में वायु दाब पिस्टन P1 और P2 क्रमशः लगे हों तथा बर्तनों में द्रव भरा है। माना इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक का A1 है और एक का A2 है। अब यदि पिस्टन, ये है पिस्टन, पिस्टन मतलब देखो ये बर्तन हो गया, इस बर्तन में ये पानी भरा है और ये पिस्टन मतलब यहाँ से ये जो है पूरी जगह बंद है और ये है, ये कहलाता है पिस्टन। ये जो ऐसा है ये है पिस्टन। ये क्या करता है, इसको दबाता है इधर अंदर की साइड, यहाँ से पानी ना निकल पाए और इधर से प्रेशर भी जाए। ये है, इसको कहते हैं पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन ये क्या कर रहा है, P1 पर, ये जो P1 है इस पर F1 बल लगा रहा है और ये यहाँ से भी ये P2 है, ये इस पर F2 फोर्स लगा रहा है। तो अब यदि पिस्टन P1 पर F1 बल लग रहा है, जो पिस्टन पर आरोपित दाब P1 का फॉर्मूला क्या था, F1 बटे में A1। यहाँ पर ये है A1 एरिया, ये है A2 एरिया। तो यही दाब द्रव द्वारा पिस्टन P2 पर संचालित हो जाता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम दाब लगा रहे हैं तो यही दाब यहाँ पर भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने प्रेशर लगाया, अब जब इस चीज पर प्रेशर लगाया तो ये ऊपर साइड लगाएगा, तो अब क्या होगा कि इसके फलस्वरूप पिस्टन P2 पर ऊपर की ओर इधर पर फोर्स लगेगा और बल F2 लगाया जाता है। अब जिससे क्या होगा कि वह ऊपर उठता है, ये इसको हम दबाएंगे तो ये ऊपर उठेगा, इसको हम नीचे दबा रहे हैं, अर्थात पिस्टन P2 पर दाब कितना हो जाएगा, P2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। अब बात ये हो रही है कि यहाँ से हमने F1 फोर्स लगाया था तो वही का वही फोर्स इस साइड भी चला गया, तो ये जा गया F1 बटे में A1। अब पिस्टन P1 पर बल F2 है तो बल कितना हो जाएगा, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल क्या होगा, बल हो जाएगा दाब गुणित क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल उस साइड चला जाएगा, दाब गुणित क्षेत्रफल। तो अब F2 कितना होगा P1 पर F2 बल के लिए, तो अभी हमने दाब निकाला F1 बटे A1, इसको लिख दिया, और दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना है, P2 है, मतलब दूसरे वाले का क्षेत्रफल A2 है, तो यहाँ A2 लिख दिया। हमारे पास F और A वाले उसमें आ गया, ये देखो पूरा F है और A है, तो इधर से क्या आ रहा है, ये F2 बटे में F1 लिख लो बराबर में A2 बटे A1 लिख लो। अब यहाँ से देखो कि अगर हमने कहा कि एरिया जो है A1 का छोटा है और A2 का एरिया बड़ा है, देखो ये A1 इज लेस देन A2, तो अगर A1 का एरिया छोटा है मतलब A1 छोटा है और A2 बड़ा है, तो अगर A2 बड़ा है तो हमारा F2 भी बड़ा होगा और F1 छोटा होगा, तो यही आ गया कि F2 इज ग्रेटर देन F1। भारी वस्तु जो द्रव में डूबी हो उसे खींचने में कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि पानी में मतलब जबकि वायु में उसे खींचने में अधिक बल लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव में जो भारी वस्तु है उस पर उत्प्लावन बल लगता है, ये ऐसा लिखा है, उत्प्लावन बल लगता है, अतः उसे कम बल से खींचा जा सकता है, लेकिन हवा में वो बल नहीं होता है, इसलिए हमें खुद ऊपर से ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। सेकंड है हाइड्रोजन गैस से भरा बलून, बलून मतलब फुग्गा वायु में ऊपर की ओर गति करता है, जबकि अगर हम और नॉर्मल वायु भर दें, उसमें नॉर्मल हवा भर दें तो वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है,
हमें देखिए ऐसे ऐसे कुछ फुग्गे रहते हैं जिसमें हवा भरते हैं तो वो ऊपर की ओर, अगर उनको अपन छोड़ दें तो वो ऊपर ही चले जाते। तो ऐसा होता क्या है, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, इसलिए वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन ऊपर जा रही है और नॉर्मल गैस भर रहे हैं तो नीचे आ रहा है? तो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है वो वायु के घनत्व से कम है। अब वायु में कौन कौन सी ऑक्सीजन आ गई, हमारी CO2 आ गई, तो ये सब गैसें जो हैं ये ज़्यादा भारी होती हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो हल्की गैस भी होती है, तो उसका घनत्व भी यहाँ कम है और वायु का घनत्व जो है ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि जो बलून है उस पर हवा द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल उसमें भरी गैस के भार से अधिक होता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा बलून ऊपर की ओर गति करता है, जबकि वायु के बलून का भार जो है उत्प्लावन बल से अधिक होता है, और जहां उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वो उसको नीचे की ओर भेजेगा। तो इसलिए जो हवा भरी रहेगी तो वो उसको नीचे कर देगा, और जो हाइड्रोजन से भरी हुई गैस रहे, हाइड्रोजन से भरा हुआ बलून रहेगा उसको ऊपर की ओर भेजेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से भरा गुब्बारा वायु में असीमित रूप से ऊपर नहीं उठता बल्कि एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ऊंचाई तक गया और बस रुक गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा? तो गुब्बारा वायु में इसलिए ऊपर उठता है कि उसका भार उसके द्वारा हटाई गई वायु के भार से, यहाँ आएगा वायु के भार से कम होता है। ऊपर की ओर जाने पर वायु का घनत्व कम होने लगता है। अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं भारी गैसें जो रहेंगी वो नीचे साइड रहेंगी, ऊपर साइड हल्की गैसें रहेंगी, तो वायु का घनत्व जो है वो कम होता जाएगा, और जो फुग्गे में वायु भरी है उसका तो घनत्व ज्यादा है। तो ऐसी एक स्थिति आती है कि निश्चित ऊंचाई पर गुब्बारे का भार जो है वो उसके द्वारा हटाई गई वायु के भार के ठीक बराबर हो जाता है। मतलब दोनों का एक टाइप से कहा जाए कि ऐसी स्थिति आएगी, दोनों का भार कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो गुब्बारा उस ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो एक पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए।